हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अशोक तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मौर्य काल में उस समय की प्रशासन की सुविधा और अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि अगर यदि प्रश्न एग्जाम में आता है अशोक के शिलालेखों से या उनके प्रशासन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो हमारा छूटे ना। तो चलिए देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो शिलालेख 4 भाषाओं में मिले हैं। कौन कौन सी भाषा है? तो ग्रीक, आरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि, ये 4 भाषाओं में इनके शिलालेख पाए गए हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्ठी और आरमाइक, इन 4 भाषाओं में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, चारों भाषाओं में। तो कुछ शिलालेखों के बारे में, अशोक के 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख। इन्होंने शिलालेखों के, अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेखों की संख्या है 14 और स्तंभ लेख 7 स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी प्राप्त। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इन्हीं, अब देखिए इसके समय में जो केवल शिलालेख या स्तंभ लेख ही नहीं बल्कि एक गुहा लेख हुआ करता था। गुहा लेख, अशोक के जो अभिलेख हैं वो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों में पाए गए हैं। अब शिलालेख क्या होता है? तो किसी बड़े से पत्थर पर में कुछ जो राजा का जो उपदेश होता है, उपदेश या आदेश जो होता है वह लिख करके गांवों में, शहरों में लगा दिया जाता है, जिससे कि आम जनता को क्या हो सके, इनके आदेशों का, इनके उपदेशों का पता चल सके। इसके लिए शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहालेख लिखवाए जाते हैं। स्तंभ लेख में बड़े बड़े पिलरों पर में राजा की कीर्तियों का वर्णन कर दिया जाता है। गुहालेखों में भी राजाओं की कीर्तियों का वर्णन किया जाता है। ये गुफा में होते हैं। जैसे किसी गुफा की दीवारों पर में कुछ राजाओं के द्वारा, किन राजाओं के द्वारा बनाया गया है या उनकी कुछ जीवनियों के बारे में जब गुफा के दीवारों पर लिख दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख तीनों अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे। तो शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो इसी के विषय में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से शिलालेख हैं, कौन कौन से स्तंभ लेख हैं। इनके जो शिलालेख हैं वह की 4 भाषाओं में पाए गए हैं, ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्ठी और आरमाइक। इन 4 भाषाओं में इनके शिलालेख पाए गए हैं। तो और इनके जो शिलालेख हैं, इनके शिलालेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इनके अशोक के शिलालेखों का पता लगाया था और पहली बार इसे पढ़कर समझा था कि क्या लिखा गया है। तो पढ़ने में सफलता जो प्राप्त हुई थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप को पहली बार। आइए हम लोग देखते हैं 14 शिलालेखों के बारे में। पहला जो अशोक का शिलालेख है, इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। इसमें कहा है पशु बलि की निंदा की गई है, यानी पशु बलि पर में, किसी भी पशु की हत्या पर में रोक लगाने की बात कही गई है। दूसरा जो शिलालेख है, दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा की बात की है। चिकित्सा की बात की है।
मनुष्य, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, दोनों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है, दोनों का स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है, तो दोनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई है। और तीसरा जो शिलालेख है, तीसरे शिलालेख में इसने कहा है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार अपने जनता के समक्ष जाएंगे और उनसे किसी भी विषय पर में, जो राजकीय विषय हो, उनसे उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहा, प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान अधिकारियों को, इनके जो अधिकारी हैं वो अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्षों में प्रत्येक 5 वर्षों में जनता के समक्ष जाएंगे। पांच वर्षों में एक बार अवश्य जितने भी अधिकारी हैं उनको जनता के समक्ष जाना होगा, जिससे कि वो जनता की समस्याओं का, अपनी प्रजा की समस्याओं का क्या कर सके, पता लगा सके कि किस तरह की परिस्थिति हमारी जनता को झेलना पड़ रहा है, उनका क्या निदान निकाला जा सकता है। इसके लिए जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को कहा गया है कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार कम से कम जनता के समक्ष जाएंगे। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है, उनसे भी मिलने की बात की गई है कि किसी भी धर्म को क्या हो, कोई हानि ना हो, किसी भी धर्म को दबाया ना जा सके। प्रत्येक धर्म के साथ इन्होंने क्या किया है, सामंजस्य बैठाया और प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता दी है। तो धर्म के धर्माचार्यों से भी मिलने के लिए इसमें कहा गया है। चौथा जो अभिलेख है इसमें भेरी घोष, भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष, भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की चर्चा की गई है। कहा गया है, घोषणा की गई है कि अब युद्ध की नीति को त्याग करके शांति का जो नीति है, अहिंसा की जो नीति, धर्म का अर्थ होता है अहिंसा, तो अहिंसा की नीति का क्या करेंगे, पूरे क्षेत्र में, हमारे पूरे साम्राज्य में क्या हो, अहिंसा की नीति का पालन हो, राजा भी अहिंसक होगा और प्रजा को भी हिंसा से दूर रहना होगा। तो इसलिए चौथे अभिलेखों में भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष की चर्चा की गई है। ये हम अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे हैं, अशोक के चतुर्दश अभिलेखों के बारे में। पांचवा जो अभिलेख है, 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। धर्म महामात्र, धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है कि धर्म से संबंधित, प्रत्येक धर्म के से संबंधित एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उस धर्म में क्या हो सके, उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उस धर्म की सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। यानी कि प्रत्येक, जो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म है, तो उस धर्म की सुरक्षा के लिए एक धर्म महामात्र की नियुक्ति की जाएगी, जो कि उन सभी व्यक्तियों को, उस धर्म के व्यक्तियों के लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है, उसके विषय में राजा को क्या करेंगे, अवगत कराएंगे। उसके बाद छठा जो अभिलेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की बात कही गई है। आत्म नियंत्रण की बात की गई है। छठा जो अभिलेख है, इसमें क्या कहा गया है, आत्मनियंत्रण, यानी प्रत्येक व्यक्ति, हमारे राज्य का जो प्रत्येक व्यक्ति होगा वो क्या करे, अपने आप को संयमित रखे, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से अपने आप को न जोड़े। इसके लिए कहा गया है कि छठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसके विषय में जानकारी दी गई है अपने प्रजा को कि लोग क्या हो, हमारी जो प्रजा है वह अपने आप को संयमी बनावे, किसी गलत
संगत में या किसी गलत कार्य को करने के लिए क्या इच्छुक ना हो, या किसी गलत कार्य में संलग्न हमारी प्रजा ना हो, इसके लिए आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां जो अभिलेख है, सातवें अभिलेख, सातवां और आठवां, 7 और 8 दोनों एक साथ ही है। 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8 इस दोनों में अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। अशोक के तीर्थ यात्रा, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वें और 8वें अभिलेख में किया गया है कि अशोक ने किन किन जगहों पर में क्या किया है, यात्राएं की है, तीर्थ यात्राएं। अशोक जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकला, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो इसने सोचा कि जब हम स्वयं किसी तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण ना करें, जब तक वहां की व्यवस्था ना देखें, तो लोगों से हम किस प्रकार आग्रह कर सकते हैं कि आप भी इस स्थान पर जाइए, यहाँ क्या हो सकता है, भगवत प्राप्ति या मन को शांति कैसे प्राप्त होगी। तो इसके लिए पहले अशोक ने क्या किया, तीर्थ यात्राएं करनी प्रारंभ की, जिसके कारण वहां के लोगों में भी धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और वो लोग भी धर्म में तीर्थ यात्राओं में भागीदार होने लगे। तो 7वें और 8वें अभिलेख में क्या है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद 9वां जो अभिलेख है, 9वें अभिलेख में क्या कहा गया है, तो 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार, सच्चे शिष्टाचार, शिष्टाचार की बात की गई है कि लोगों को शिष्टाचार में रहना चाहिए, किस तरह से अपने आप को संयमित करके, अपने आप को नियंत्रित करके शिष्टाचार का क्या करना चाहिए, लोगों को पालन करना चाहिए। उसके बाद 10वां जो अभिलेख है, 10वें अभिलेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की हित में सोचेंगे। राजा या इनके जो अधिकारी हैं ये क्या करेंगे, राजा या अधिकारी प्रजा के हित में सोचेंगे। प्रजा के हित में सोचेंगे। राजा या अधिकारी क्या करेंगे, प्रजा के हित में सोचेंगे। जो भी अधिकारी होंगे या राजा होगा, चूंकि वह प्रजा के लिए ही राजा बना है, प्रजा की सेवा के लिए ही राजा बना है। कोई भी अधिकारी यदि नियुक्त किया जा रहा है तो वो किस लिए, ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसके लिए किसी भी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो राजा हो या अधिकारी, वो हमेशा अपने प्रजा के हित के बारे में ही क्या करेंगे, सोचेंगे। उसके बाद 11वां जो शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में क्या किया गया है, तो धम्म की व्याख्या। धम्म क्या है, तो धम्म अहिंसा की नीति है, अहिंसा का पालन करना ही धम्म है। तो धम्म की विस्तृत व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। 12वां जो शिलालेख है उसमें महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। क्योंकि 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति। महामात्र क्या होते हैं, तो महामात्र बड़े अधिकारी जो होते हैं, राजा के दरबार में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं को महामात्र कहा जाता है। तो इनकी नियुक्ति के विषय में बताया गया है 12वें शिलालेख में। 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 13वां जो अशोक का शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कलिंग में अशोक के द्वारा जो युद्ध किया गया और भीषण नरसंहार किया गया, उसके विषय में 13वें शिलालेख में बताया गया है। और वहां यह भी बताया गया है कि किस प्रकार इस कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन के विषय में बतलाया गया है। 14वां जो शिलालेख है,
14वें शिलालेख में क्या किया गया है, तो जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या किया गया है, प्रेरित किया गया है कि धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए। प्रत्येक हमारे जो नागरिक हैं, हमारे राज्य की जो प्रत्येक जनता है, वो क्या करे कि धर्म के अनुरूप अपना जीवन यापन करे, जिससे कि किसी प्रकार की उसके जीवन में कठिनाई ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये 14 जो शिलालेख है, ये 14 अशोक के शिलालेखों के बारे में बताया। 14वें शिलालेख के बारे में यहाँ हम लोगों ने इस वीडियो में अभी देखा है। फिर से एक बार इस विषय को हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्या हो सके, याद रहे हम लोग को लंबे समय तक। तो पहला जो अशोक का अभिलेख है वह क्या है, तो पशु बलि। पहले में क्या बताया गया है, पहले में पशु बलि की निंदा की गई है कि पशु, किसी भी प्रकार के कोई भी पशु है तो उसकी हत्या करना अपराध माना जाएगा। दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है, तो चिकित्सा, किसके बारे में, तो मनुष्य और पशु सभी के बारे में चिकित्सा की बात की गई कि दोनों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए दोनों के लिए चिकित्सा की बात की गई है। तीसरा जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं वह प्रत्येक 5 वर्षों में जनता के समक्ष जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। चौथा जो शिलालेख है उसमें भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष की चर्चा की गई, यानी कि युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति यानी शांति की नीति को अपनाने की बात की गई है। पांचवा जो शिलालेख है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। यहाँ नियुक्ति लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इनके धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। छठा जो शिलालेख है इसमें आत्म नियंत्रण की बात कही गई है कि किस प्रकार मनुष्यों को, किस प्रकार लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। 7वें और 8वें शिलालेख में क्या किया गया है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है कि किन किन स्थानों पर अशोक ने तीर्थ यात्राएं की हैं। 9वां जो शिलालेख है इसमें सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है। 10वां जो शिलालेख है इसमें राजा अधिकारी क्या करेंगे, प्रजा के हित में सोचेंगे। राजा हो या अधिकारी हो वो क्या करेंगे, अपने प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां जो शिलालेख है इसमें क्या कही गई है, तो धम्म की व्याख्या किया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म क्या है, तो शांति की नीति, बुद्ध के द्वारा जो शांति की नीति दी गई है उसी को धम्म कहते हैं, तो धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई कि किस प्रकार से महामात्रों की नियुक्ति होगी। 13वें में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा की गई। 14वां जो शिलालेख है इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है कि जनता क्या करे, धार्मिक जीवन बितावे और अच्छे आचरणों के साथ अपने जीवन को बितावे। तो ये है अशोक के 14 शिलालेखों के विषय में। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं उन 7 स्तंभ लेखों के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि अगला हम लोग देखें। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो इन 7 स्तंभ लेखों के विषय में हम लोग देखते हैं। पहला जो स्तंभ लेख है इसे कहते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। पहला क्या है, तो प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कौशाम्बी में था। ये कहां था, पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने क्या किया था, इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। पहले ये कहां था, तो कौशाम्बी में था। पहले कहां था, कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे क्या किया था,
आगरा के किले में स्थापित करवाया था। किसने? तो अकबर ने। अकबर ने कहां स्थापित किया था इसको मंगवा करके? तो आगरा के किले में अकबर ने इसे स्थापित, आगरा नहीं, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। अकबर ने इसे कहां मंगवाया था? तो इलाहाबाद में मंगवाया और इलाहाबाद के किले में से स्थापित करवाया था। दूसरा जो है वह है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, ठीक है। ये जो है स्तंभ, ये पहले था आपको, यह स्तंभ लेख टोपरा में था पहले। कहां था? तो पहले था ये टोपरा में, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या करवाया गया था? तो यह टोपरा से दिल्ली मंगवा करके दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में से क्या किया गया? स्थापित करवा दिया गया। दूसरा कौन सा है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये पहले कहा था? टोपरा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से मंगवा करके ये कहां स्थापित करवा दिया गया था? तो दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया था। उसके बाद है तीसरा दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ये जो है पहले कहां था? मेरठ में था। पहले यह कहां था? मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसे भी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी कहां? मेरठ से दिल्ली मंगवा करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया था। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दोनों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहां से? एक टोपरा से दिल्ली लाया गया, मेरठ से दिल्ली ला करके स्थापित करवा दिया गया। उसके बाद है रामपुरवा अभिलेख। चौथा है रामपुरवा। रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख जो है यह कहां था? चंपारण में था। ये रामपुरवा स्तंभ लेख, ये पहले चंपारण में था। ये कहां था? तो ये बिहार के चंपारण में स्थापित था और इसकी खोज 1872 ईस्वी में, ये 1872 ईस्वी में क्या किया गया? इसे खोजा गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख जो कि कहां है? चंपारण, बिहार के चंपारण में, जिसे 1872 ईस्वी में क्या किया गया था? खोजा गया था। इसके बाद पांचवा है लौरिया अरेराज। पांचवा जो है वो कौन सा है? लौरिया, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख पांचवा, ये कहां था? तो ये भी आपको बिहार के चंपारण में ही स्थित है। इस पर मोर का चित्र बनाया गया है। ये भी कहां है? चंपारण। ये भी कहां है? बिहार के चंपारण में स्थित है। इस पर में मोर का चित्र बनाया हुआ है। छठा जो स्तंभ लेख है वह है लौरिया नंदनगढ़। छठा कौन सा है? तो लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। ये कहां है? तो ये भी चंपारण में ही स्थित है। ये कहां है? तो ये भी चंपारण में ही स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ कौन कौन सा है? तो रामपुरवा स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख और लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों कहां हैं? तो ये तीनों के तीनों चंपारण में ही स्थित हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं सातवां अभिलेख। सातवां जो अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सब कौशाम्बी अभिलेख नहीं, इसी के बारे में कहा गया है कौशाम्बी अभिलेख, जो कि इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सबसे बड़ा जो अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख, तो सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो है रुम्मनदेई। वो है सबसे रुम्मनदेई, सबसे बड़ा अभिलेख।
एक मिनट, कौशाम्बी अभिलेख जो है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और सबसे छोटा जो अभिलेख है वो है रुमनदेई। रुमनदेई सबसे छोटा कौन सा है? तो रुमनदेई अभिलेख, जो कि सबसे छोटा अभिलेख है। और सातवां जो सबसे अभिलेख है, अशोक का जो सातवां अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख इसी को कहा जाता है। ये कौन सा है? तो रानी का अभिलेख या कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है ये रुमनदेई अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। ये रुमनदेई अभिलेख जो है, ये रुमनदेई अभिलेख सबसे छोटा है। ये अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान, यही है कौशाम्बी में ही ये रुमनदेई अभिलेख है। रुमनदेई, ये जो कौशाम्बी अभिलेख है, ये कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये जो रुमनदेई अभिलेख है, तो ये कौशाम्बी रुमनदेई में ही था, ठीक है। ये यही था, रानी का जो अभिलेख है, ये रुमनदेई अभिलेख, ये कहाँ था? तो कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में ही था। ये जब अशोक ने लुम्बिनी में धम्म की यात्रा की थी, लुम्बिनी जब गए थे अशोक अपने धर्म यात्रा के दौरान, तीर्थ यात्रा के दौरान, तो वहीं पर में इन्होंने क्या किया था? इस रुमनदेई अभिलेख को क्या किया था? लिखवाया था। और ये जिसे सबसे छोटा अभिलेख भी इसे माना जाता है। तो ये है 7 अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए, अशोक के द्वारा बनवाए गए 7 शिला स्तंभ लेख। इन 7 स्तंभ लेख के विषय में हम लोगों ने देखा है। फिर से एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि पहले कौशाम्बी में था, उसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में मंगवाया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो कि पहले कहाँ था? टोपरा में था, और टोपरा से दिल्ली से मंगवाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा जो है दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली में मंगवाया था। उसके बाद जो चौथा है रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख जो कि चंपारण में है, इसकी खोज 1872 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद है 5वां है लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, जो कि कहाँ है? बिहार के चंपारण में ही स्थित है। उसके बाद है 7वां लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जो कि कहाँ है? बिहार के चंपारण में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है 7वां जो अभिलेख है वह है कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो कौशाम्बी अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे इसके अशोक से संबंधित कुछ विषयों को हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य काल में कुछ जो विषय थे, उन विषयों के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा उस अशोक का जो अभिलेख, स्तंभ लेख और शिलालेख, इन दोनों विषयों में हम लोगों ने देख लिया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा जो वीडियो है स्तंभ लेख और शिलालेख, इससे संबंधित जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे बढ़ेंगे। धन्यवाद।